नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करने वाले, जो कि 180 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। तो सभी लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा, आराम से लिख लेंगे, कोई बहुत ज्यादा टफ मैटर नहीं है, खंडे का मैटर है तो जरूर लिख लेंगे। प्रैक्टिस जरूर करिएगा और प्रैक्टिस करके बताइएगा कितनी मिस्टेक आ रही है। इसको ट्रांसक्राइब करिएगा, पीडीएफ आपको आपके पास होगा, नहीं तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, वहां पे भी मिल जाएगा। तो ट्रांसक्राइब करके बताइएगा कितनी मिस्टेक आ रही है, कितनी आपकी स्पीड है, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहे तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है std4stenographer@gmail.com, या ज्वाइन बटन पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिक्टेशन को कंप्लीट लिखिएगा, उसके बाद अपना बहुमूल्य सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि आने वाले वीडियो में हम और बेहतर कर पाए। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि हम प्रगतिशील हैं, लेकिन हमारी गति में तेजी आनी चाहिए। श्रम की तरफ हमारा अधिक ध्यान जाना चाहिए। जो पंचवर्षीय योजनाएं हमने बनाई हैं, उनमें हमारा लक्ष्य केवल यह नहीं था कि हम अधिक अन्न पैदा करें, हमारा लक्ष्य यह भी था कि हम अच्छे आदमी पैदा करें, जिससे कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का ठीक विकास हो। मैं इस बात से सहमत हूं कि राज्यों में जहां बहुमत के आधार पर विरोधी दलों की सरकारें हैं, उनको तोड़ने का अधिकार केंद्र को नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें स्थिति को देखते हुए भेद करना चाहिए। गुजरात की सरकार टूट गई, इसके लिए हमको अफसोस नहीं करना चाहिए। जहां तक इस बिल का संबंध है, मैं इसकी कमियों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिससे कि आपको उसे ठीक करने की प्रेरणा मिले और इसको आप ठीक करके वहां का काम चलाएं। इसका आशय यह भी नहीं है कि जो पार्टी सरकार चलाती है वह सब सही काम करती है, लेकिन फिर भी मैं यह मानता हूं कि जो गुजरात की सरकार टूट गई वह अच्छी बात हुई है। गुजरात के लिए आपने संसद सदस्यों की जो समिति बनाई है वह एक ठीक कदम है, लेकिन इस बात का आश्वासन भी आपको देना चाहिए कि राज्य और जिला स्तर पर जो समितियां आप बनाने जा रहे हैं उनको सर्वदलीय बनाएंगे, ताकि जनता की जो कठिनाइयां हैं वे आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ सकें और उनकी भावना के अनुसार वहां पर कुछ काम हो सके। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होगी और बाहर के लोगों को आप उन समितियों में रखेंगे जिनको गुजरात की समस्याओं का कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो परिणाम यह होगा कि आप गुजरात की समस्याओं को हल नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आप इसमें ऐसी कानूनी व्यवस्था करें कि जिससे विभिन्न स्तरों पर सर्वदलीय समितियां बनाई जा सकें और उनके माध्यम से सरकार के सामने सुझाव आए कि वहां पर किस तरह से काम होना चाहिए। गुजरात औद्योगिक मामलों में अन्य राज्यों से थोड़ा भिन्न है, फिर भी वहां की स्थिति यह है कि आज भी प्रति व्यक्ति आय 300 रुपए से अधिक नहीं है। आज गुजरात में अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक कर लगे हुए हैं। यह उचित नहीं है। महोदय, आपने जिस उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने ठीक ही कहा है कि मेरा यहां आना पहली बार नहीं है। मुझे जहां तक स्मरण है यह 5वां समय है जब मैं आपके इस सुंदर प्रदेश में आया हूं। पहले पहल जब 1922 में यहां आया था वह एक समय था और आज एक दूसरा ही समय है। उस समय मुझे यहां इसलिए आना पड़ा था कि देश के सारे बड़े बड़े नेता जेल में बंद थे। महात्मा गांधी जी भी जेल में थे और प्रायः यहाँ के भी नेता जेल में थे। दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश किसी प्रकार मैं बाहर रह गया था, और जब मुझे यह समाचार मिला कि इस प्रदेश में विशेषकर सरकार की ओर से बड़ी शक्ति हो रही है, तो मैंने सोचा कि यहाँ आना आवश्यक है। पूज्य मालवीय जी से मैंने इसका जिक्र किया तो वह बड़ी प्रसन्नता के साथ यहाँ आने के लिए तैयार हो गए। यद्यपि उनकी अवस्था उस समय अधिक थी, तो मैं उस समय नवयुवक था। हम दोनों यहाँ आए, यह आज से 32 वर्ष पहले की बात है, और आपके इस सुंदर प्रदेश का मुझे पहले पहल परिचय मिला। कल जब मैं यहाँ आ रहा था तो मार्ग में मुझे वह जगह दिखलाई गई जहाँ मैं बहुत कठिनता से रात भर बैलगाड़ी पर चलकर किसी प्रकार पहुंचा था। अब तो यहाँ पर कुछ अच्छी सड़कें भी बन गई हैं, और कल मैं यहाँ कई मील दूर से मोटर गाड़ी पर चलकर पहुंचा, पर उन दिनों यहाँ पहुंचने का साधन केवल बैलगाड़ी थी और मुझे बैलगाड़ी से घनघोर जंगलों में यहाँ के 3-4 स्वयंसेवकों के साथ जाना पड़ा था। जब मैं उन दिनों की तुलना आज से करता हूँ तो मालूम होता है कि इन कुछ वर्षों में कितना अंतर पड़ गया है। जो काम महात्मा गांधी जी ने स्वराज्य का, देश को स्वतंत्र करने का
आरंभ किया था वह काम देश के सौभाग्य, महात्मा गांधी की तपस्या और सब लोगों के परिश्रम तथा त्याग से सफल हुआ। 5-6 वर्ष बीत चुके जब से हम स्वतंत्र होकर पूरे दायित्व के साथ अपने देश का शासन चला रहे हैं। आज भारतवर्ष में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां के लोग अपना शासन स्वयं न चला रहे हों। महोदय, हमारा जो संविधान तैयार हुआ है उसमें भी इस बात का प्रयास किया गया है कि देश में लोकतंत्र पूरी तरह से लागू किया जाए और जनता को लोकतंत्र की सारी सुख सुविधा मिल सके। सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस सम्मेलन में कुछ कहने का अवसर दिया है। आपके सामने जो विषय आएंगे वे इतने महत्व के हैं कि प्रत्येक हिंदुस्तानी, चाहे वह किसी भी काम में लगा हो, उन पर कुछ न कुछ ध्यान अवश्य देता होगा। यह एक मानी हुई बात है कि बच्चा जैसा तैयार किया जाता है वह बड़ा होने पर वैसा ही निकलता है। शिक्षा का काम यही है कि उसको अच्छी तरह से सुलझे तरीके पर तैयार करें और उसको इस योग्य बनाएं कि उसे जिस किसी भी काम में लगाया जाए वह उस काम को कुशलता और सफलता के साथ पूरा कर सके। हमारे देश में जो शिक्षा पद्धति अभी तक जारी है वह नई नहीं है, बल्कि यदि मैं यह कहूं कि वह 125 वर्ष पुरानी है तो गलत नहीं होगा। 125 वर्ष पहले जिस उद्देश्य को सामने रखकर यह शिक्षा पद्धति जारी की गई थी वह उद्देश्य अब नहीं रहा, पर शिक्षा पद्धति अब तक लगभग वही है। मैं मानता हूं कि इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि उसमें परिवर्तन किया जाए जिससे हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिल सके। जहां तक मुझे मालूम है इस काम में अभी तक हम सफल नहीं हुए हैं। मैं तो शायद यह भी कह सकता हूं कि उस शिक्षा पद्धति को बदलने में जो प्रयास किया जाना चाहिए था वह अभी तक नहीं किया गया है। इस देश में या सभी देशों में शिक्षा के 3 भाग होते हैं। एक तो वह जिसमें छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा दी जाती है, दूसरा वह जिसमें युवावस्था के पहले बड़े होने तक, और तीसरा वह जिसमें युवावस्था के विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती है। इन तीनों भागों की शिक्षा पद्धतियां अलग अलग हैं, परंतु वे एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं और एक से दूसरे में जाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इसलिए यदि हम अपने देश की शिक्षा में सुधार चाहते हैं तो सबसे अधिक आवश्यक यह है कि सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा में, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा और फिर विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार किया जाना चाहिए। महोदय, आज इस समारोह में सम्मिलित होकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। जब से मैं आपके नगर में पहुंचा हूं, आपने जिस प्रेम और उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं कि यह स्वागत किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि यह देश के प्रति आपके प्रेम का प्रमाण है। भारतवर्ष जब से स्वतंत्र हुआ है उसके सामने बड़ी बड़ी कठिनाइयां रही हैं, परंतु ईश्वर की दया से हम एक एक कठिनाई को हल करते गए हैं और आज कहा जा सकता है कि अब हमें प्रगति के लिए प्रशस्त मार्ग मिल गया है। यदि हम चाहें और देश के लिए आपस में मिलजुल कर साहस तथा उत्साह के साथ काम करें तो संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो इस देश के लिए दुर्लभ हो। इसलिए एक ऐसे दिन का मनाना जिस दिन देश की उन्नति के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था स्वाभाविक ही है। अंग्रेजों के साथ जिस समय स्वराज्य के लिए समझौता हुआ उस समय उन्होंने और सब चीजों के साथ साथ एक काम और किया जिसका परिणाम कुछ भयंकर हो सकता था। जहां एक ओर अंग्रेजी राज्य सीधे तौर पर चलता था, वहां दूसरी ओर देशी नरेशों के अधीन 600 से अधिक रियासतें भी थीं। ब्रिटिश सरकार ने जाते समय यह घोषणा कर दी कि ये सभी रियासतें अपने को उन सभी शर्तों और बंधनों से मुक्त समझें जो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ किए थे, और प्रत्येक का अधिकार है कि वह चाहे तो हिंदुस्तान के साथ अथवा पाकिस्तान के साथ मिल जाए या अपने को स्वतंत्र रखे। एक नीति के रूप में यह बात बिल्कुल ठीक थी, परंतु यदि हमारे देशी नरेशों के हृदय में भी वह देश प्रेम नहीं होता जो उन्होंने दिखलाया तो संभव था कि एक भारतवर्ष के बदले आज भारतवर्ष के कई टुकड़े हुए होते। यह समस्या देश के एक भाग में अब तक तय नहीं हो पाई है और वह भाग कश्मीर का है। उसके लिए हम अभी भी चिंतित हैं। देशी नरेशों के देश प्रेम, उनकी दूरदर्शिता और समय को पहचान कर उसके अनुसार अपने को ढाल लेने की उनकी शक्ति के फलस्वरूप ही भारत के 2 टुकड़े हो जाने पर भी विशाल भारतवर्ष आज रह गया है।
महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, कल दूसरे सदन में इसी तरह की बहस थी। मुझे वहां भी कुछ देर बैठना पड़ा। इस कारण यहाँ जो भाषण हुए उन सबको मैं सुन नहीं सकी। मुझे सुनकर दुख है कि कुछ माननीय सदस्यों ने इस अवसर पर भी हमारे विदेश विभाग को बुरा भला कहा। सेवाओं पर दोषारोपण करके सरल रास्ता निकालने का प्रयत्न ऐसी प्रवृत्ति है जिसकी मैं निंदा करती हूँ। मैं यह नहीं कहती कि हमने गलतियां नहीं की हैं और हमारे सभी प्रतिनिधि हमेशा योग्य ही होते हैं। जब गलती हो तो हमें उसे अवश्य बताना चाहिए, लेकिन सदा आलोचना करते रहने से निरुत्साह पैदा होता है और मनोबल गिरता है। हमें उन औजारों को ही कुंठित नहीं कर देना चाहिए जिनसे हमें काम लेना है। देश और विदेश में हमें काम तो करना ही है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान के शासकों को दी गई हर सहायता बांग्लादेश के निर्दोष लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल की जाएगी। इस अवसर पर हमारे प्रतिनिधियों ने परिश्रम से बहुत अच्छा काम किया है। बहुत प्रस्तुत परिस्थितियों में वे जितने प्रभावी हो सकते थे हुए हैं। कुछ सरकारों के विचार निश्चित हैं और यदि उनमें सहानुभूति भी पैदा की जाए तो वे भी इस प्रकार के मामले में कोई स्पष्ट बात कहने को तैयार नहीं होंगे। मैं कहना चाहूंगी कि हमारी उन सेवाओं ने जो वर्तमान स्थिति से निपटने में जुटी हैं, साहस और समर्पण का परिचय दिया है। यदि कुछ माननीय सदस्यों को गाली देकर और सरकार पर साहस, दिशा और यहाँ तक कि समझ की कमी का आरोप लगाकर कुछ संतोष मिलता है तो मैं उन्हें इससे वंचित नहीं करना चाहती। कुछ सदस्यों के लिए हिम्मत का अर्थ गले की ताकत और भावुकता की भाषा है। काश की जिंदगी इतनी ही सरल होती। इस सरकार में बहुत से दोष हो सकते हैं, लेकिन उसमें साहस की कमी नहीं है, ना ही यह आवश्यकता के अनुसार जोखिम उठाने से डरती है। जैसा मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, हम इस स्थिति या किसी भी स्थिति के केवल कानूनी पहलू की चिंता नहीं करते। हम चिंता करते हैं केवल एक ही बात की, और वह है हमारे राष्ट्रीय हित, सुरक्षा और स्वाभाविक रूप से बांग्लादेश के बहादुर लोगों की सुरक्षा। इसी कारण से शांति से काम करने का महत्व है। समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। 180 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। खंडे का मैटर है, प्रैक्टिस जरूर करेंगे। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।